तू कोई बोझ नहीं है बेटा निशा। इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबका। और हाँ, यदि किसी को निशा के यहाँ रहने से दिक्कत है तो ये उसकी समस्या है, निशा की नहीं। याद रखो, इसके पिता की संपत्ति पर बेटी का भी आधा अधिकार है। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि निशा अब इसी घर में रहेगी, अपने घर में रहेगी। रात के खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ चम्मच और प्लेट के टकराने की आवाजें आ रही थी। लेकिन यह सन्नाटा सुकून का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। शारदा देवी अपनी कुर्सी पर बैठी चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उनकी पैनी नजरें सब कुछ भाप रही थी। उनके सामने उनका बेटा रोहित और बहू पूजा इशारों इशारों में कुछ बातें कर रहे थे। मेज के एक कोने पर सिमटी सिफुड़ी सी बैठी थी निशा। निशा, शारदा देवी की बेटी। 6 महीने पहले वह अपने पति के घर से वापस आई थी। उसका विवाह एक बहुत बड़े घर में हुआ था, लेकिन वहां दहेज और मानसिक प्रताड़ना से उसे तोड़ दिया था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसने वह नर्क छोड़ने का फैसला किया और अपने मायके लौट आई। पूजा ने जानबूझकर पानी का जग मेज पर जोर से रखा। रोहित, आज फिर बिजली का बिल 5,000 आया है। समझ नहीं आता, घर में इतने लोग बढ़ गए हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। अब तो राशन भी 15 दिन में खत्म हो जाता है। निशा का हाथ खाने के निवाले पर ही रुक गया। उसने धीरे से अपनी प्लेट आगे खिसका दी और उठने लगी। अरे, क्या हुआ दीदी? खाना तो पूरा खा लीजिए, पूजा ने मीठी छुरी चलाते हुए कहा। वैसे मैंने सुना है आजकल रेंट पर फ्लैट्स काफी सस्ते मिल रहे हैं, शहर के दूसरे कोने में। अगर कोई इंडिपेंडेंटली रहना चाहे तो अच्छा ऑप्शन है। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। शारदा देवी ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर उठ गई। रोहित और पूजा एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। उनका प्लान काम कर रहा था। उन्हें लगता था कि निशा अब शर्मिंदा होकर खुद ही घर छोड़ देगी। अगली सुबह रविवार था। रोहित ने चाय पीते हुए शारदा देवी से बात छेड़ी। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित ने भूमिका बांधी। बोल। शारदा देवी ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा। माँ, निशा को यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं। आस पड़ोस में लोग बातें बनाने लगे हैं। कब तक वह हमारे साथ रहेगी? उसका पति तो उसे वापस लेने से रहा। अब उसकी जिंदगी का क्या प्लान है? तो तुझे क्या लगता है, क्या प्लान होना चाहिए? शारदा देवी ने शांत स्वर में पूछा। पूजा तुरंत बीच में कूद पड़ी। मम्मी जी, हमारा मतलब है कि रोहित की कमाई सीमित है, हमारे बच्चों का भविष्य भी है। ननद जी पढ़ी लिखी हैं, अगर वो अलग रहकर नौकरी करें तो उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। हम कब तक उनका बोझ उठाएंगे? बोझ? शारदा देवी ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा। तुम्हें निशा बोझ लगती है? माँ, प्रैक्टिकल बनिए, रोहित ने झुंझलाते हुए कहा। समाज का नियम है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। वो मेहमान बनकर आए तो ठीक, पर ऐसे परमानेंट रहना, यह मेरे और पूजा के रिश्ते पर असर डाल रहा है। घर छोटा पड़ने लगा है। शारदा देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि अंदर से निशा अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। भैया भाभी, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी सहेली से बात कर ली है। मैं आज ही पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ। माँ, मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर में झगड़े हों। निशा ने शारदा देवी के पैर छुए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोहित के चेहरे पर राहत की सांस थी। रुक जा निशा, शारदा देवी की आवाज हॉल में गूंजी, इतनी सख्त और बुलंद कि रोहित भी सहम गया। शारदा देवी उठी और निशा के हाथ से सूटकेस छीनकर सोफे पर फेंक दिया। फिर वो पलटी और रोहित और पूजा के सामने आकर खड़ी हो गई। बैठ जाओ तुम दोनों, शारदा देवी ने आदेश दिया। माँ, अब क्या ड्रामा है? वो खुद जाना चाहती है, पूजा ने कहा। मैंने कहा बैठ जाओ। शारदा देवी की आवाज में वो कड़कपन था जो उन्होंने सालों तक एक स्कूल प्रिंसिपल रहते हुए बनाए रखा था। शारदा देवी अपनी अलमारी से एक फाइल लेकर आई और उसे मेज पर पटक दिया। रोहित, तुझे लगता है कि यह घर तेरा है? शारदा देवी ने पूछा। बिल्कुल माँ, पापा के जाने के बाद तो कानूनन वारिस मैं ही हूँ, रोहित ने हक से कहा। बेटा हूँ मैं इस घर का। शारदा देवी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ फाइल खोली। तुम्हारे पापा बहुत समझदार इंसान थे रोहित, उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा आ सकता है। यह वसीयत है,
जो उन्होंने मरने से 1 महीना पहले लिखी थी। और यह घर के कागज हैं। पूजा की नजरें फाइल पर गड़ गईं। इस वसीयत के मुताबिक शारदा देवी ने पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय श्री हरि नारायण जी ने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति, यानी यह घर, गांव की जमीन और बैंक बैलेंस, मेरी यानी अपनी पत्नी शारदा के नाम किया है। और मेरे बाद शारदा देवी रुकी और रोहित की आंखों में देखा। मेरे बाद यह संपत्ति मेरे दोनों बच्चों रोहित और निशा में बराबर बटेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा का मुंह खुला का खुला रह गया। बराबर? रोहित चिल्लाया। माँ, यह कैसे हो सकता है? निशा की शादी में हमने 20 लाख खर्च किए थे। वो उसका हिस्सा था। अब इस घर में उसका क्या काम? वो शादी का खर्च था। उसकी खुशी के लिए किया गया दान था, संपत्ति का बंटवारा नहीं। शारदा देवी ने डटकर कहा। और सुन रोहित, तू खर्चे की बात करता है। चल, आज हिसाब कर ही लेते हैं। शारदा देवी ने डायरी का एक पन्ना पलटा। निशा की शादी से पहले जब तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था और बाईपास सर्जरी हुई थी, उसमें 5 लाख रुपए लगे थे। तब तू अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और एक पैसा नहीं कमाता था। वो 5 लाख रुपए निशा ने अपनी नौकरी की सेविंग्स और अपना पीडीएफ डुबा कर दिए थे। याद है तुझे? रोहित की नजरें झुक गई। रोहित की नजरें झुक गई। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला जुला भाव था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। पूजा ने माहौल संभालने की कोशिश की। मम्मी जी, हम लोग बस घर की जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे। आपने तो बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। मुद्दा मैंने नहीं बनाया पूजा, तुम लोगों ने बनाया है। जिस बेटी से इस घर को टूटने से बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी, आज उसी को तुम लोग बोझ कह रहे हो। शर्म आने चाहिए तुम दोनों को। निशा एक कोने में खड़ी रो रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसके लिए इस तरह दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी। रोहित ने धीरे से कहा, माँ, मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला था। बस घर में तनाव बढ़ गया था। तनाव? शारदा देवी की आवाज फिर भारी हो गई। तनाव तब नहीं हुआ था जब तेरी बहन रात रात भर जागकर तेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए ओवरटाइम करती थी। जब तेरे पिता अस्पताल में थे, तब इस घर की जिम्मेदारी किसने संभाली थी? तू तो अपने करियर और दोस्तों में व्यस्त था। उस समय यही बेटी इस घर की ताकत बनी थी। रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। पूजा ने बात बदलने के लिए कहा, लेकिन मम्मी जी, समाज भी तो कुछ कहता है। लोग ताने मारते हैं कि तलाकशुदा बहन मायके में बैठी है। शारदा देवी ने तुरंत जवाब दिया, समाज हमारे दुख में रोटी नहीं देता, लेकिन तमाशा देखने जरूर आ जाता है। मुझे ऐसे समाज की परवाह नहीं जिसे एक बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता। और सुन, सुन लो तुम दोनों, तलाकशुदा होना कोई अपराध नहीं है। अपराध है किसी मजबूर इंसान को उसके अपने घर से निकालना। उसी वक्त बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। सामने पड़ोस की बिमला आंटी खड़ी थी। अरे शारदा जी, सब ठीक तो है? आवाजें बाहर तक आ रही थी। पूजा तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं आंटी, बस घर की बातें थी। लेकिन शारदा देवी ने पहली बार चुप रहने के बजाय खुलकर कहा, हाँ बिमला जी, घर की ही बात थी। मेरा बेटा और बहू मेरी बेटी को घर से निकालना चाहते थे। विमला आंटी अवाक रह गईं। उन्होंने निशा की तरफ देखा और फिर रोहित को घूरते हुए बोली, बेटा, बहनें बोझ नहीं होती। आज तुम्हारी बहन मुश्किल में है, कल भगवान ना करे तुम्हारी बेटी भी कभी ऐसी स्थिति में हो सकती है। यह सुनते ही पूजा का चेहरा उतर गया। विमला आंटी चली गई, लेकिन उनके शब्द घर में गूंजते रहे। रात को रोहित अपने कमरे में बेचैन बैठा था। पूजा अभी भी गुस्से में थी। देख लिया, अब मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी। आपकी माँ ने सबके सामने हमें गलत साबित कर दिया। रोहित चुप रहा। उसके दिमाग में बार बार बचपन की तस्वीरें घूम रही थीं। कैसे निशा राखी पर उसे सबसे अच्छा गिफ्ट देती थी, कैसे उसके लिए लड़ जाती थी, कैसे पिता की मौत के बाद उसने माँ को संभाला था। अचानक उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी ही बहन को कितना अकेला महसूस कराया। अगली सुबह निशा जल्दी उठकर किचन में चाय बना रही थी। उसकी आदत थी कि चाहे कितना भी दुख हो, वह घर का काम नहीं छोड़ती थी। तभी पीछे से रोहित आया। निशा उसे देखकर चुप हो गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रोहित ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रोहित की आंखें नम थी। मैं बहुत गलत हो गया था।
मुझे लगा था कि मैं घर और जिम्मेदारियों के दबाव में सही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं भूल गया कि आपने हमेशा मेरे लिए क्या क्या किया। लीजा कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित ने पहली बार अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। ये घर आपका भी है दीदी, और अब कोई आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। तभी पूजा भी वहां आ गई। उसने दोनों को देखा और थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, दीदी, शायद मुझसे भी गलती हो गई। मैं बस अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को लेकर डर गई थी, लेकिन मैंने कभी आपके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर में तनाव हो। तभी शारदा देवी वहां आ गई। उन्होंने तीनों को साथ खड़ा देखा तो उनकी आंखें भर आई। याद रखो, उन्होंने कहा, घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है, और जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं मिलता वहां कभी सुख नहीं टिकता। कुछ दिनों बाद निशा के पास के एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। अब वह पहले जैसी टूटी हुई लड़की नहीं रही थी। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। रोहित भी अब हर फैसले में अपनी बहन की राय लेने लगा था। पूजा का व्यवहार भी बदल चुका था। वह अब निशा के साथ बैठकर बातें करती, उसका ख्याल रखती, और कई बार उसके साथ बाजार भी चली जाती। एक शाम शारदा देवी पूजा के पास बैठी और बोली, बहू, संपत्ति का असली वारिस वही होता है जो रिश्तों को संभालना जानता है। सिर्फ नाम लिख जाने से कोई मालिक नहीं बन जाता। पूजा ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। समय बीतता गया। एक दिन निशा को कोर्ट से उसके तलाक का अंतिम फैसला मिल गया। वह कागज हाथ में लेकर घर आई। पहले उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार एक अजीब सी शांति थी। उसने वह कागज शारदा देवी के हाथ में दिया। शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। अब नई जिंदगी शुरू कर बेटा, उन्होंने कहा। उसी रात पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। महीनों बाद उस खाने की मेज पर सन्नाटा नहीं, हंसी की आवाजें थी। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, दीदी, अब तो आपकी सैलरी भी आएगी। बिजली का बिल आधा आप भरना। सब हंस पड़े। निशा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन राखी पर गिफ्ट डबल चाहिए। उस पल शारदा देवी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने दिवंगत पति से कह रही हो, देखिए, आज आपका घर फिर से घर बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।